नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। जैसा कि अब भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और आज सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए। सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। भारी संख्या में भक्त भी दर्शन के लिए मौजूद रहे। 10 कुंटल फूलों से बाबा केदार का मंदिर सजाया गया। कपाट खुलने से पहले धाम में बर्फबारी भी हुई। तापमान 0 से नीचे चला गया, फिर भी आस्था का सैलाब देखिए, कम नहीं हुआ, ना डिगा न कम हुआ। तो केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के बाद खुले हैं और ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने। बाबा के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। सीएम धामी ने भी दर्शन किए। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बेहद ही एक खूबसूरत पल है। पूरा मंदिर सजा हुआ है, कायाकल्प हुआ है किस तरह से, और केदारनाथ धाम का अद्भुत नजारा है आपकी नजरों के सामने। बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे हुए हैं और यहाँ बर्फबारी भी हुई। कपाट खुलने से पहले जो तापमान था वो 0 से नीचे चला गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों के कदम नहीं थमे। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता है कि लोगों की सांसें फूलने लगती है और बड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन हो पाते हैं। क्योंकि इस बड़ी संख्या में देखिए बुजुर्ग भी शामिल हैं और ये श्रद्धालु काफी लंबा इंतजार करने के बाद आज केदारनाथ धाम में पहुंच पाए। 6:30 बजे के करीब जब कपाट खुले, वहां पर पहले से ही ये श्रद्धालु बाबा के जयकारी लगाते हुए वहां पर मौजूद थे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आज पहले ही दिन दर्शन किए और ये हाथ उठाए बाबा को याद करते हुए सभी लोग मौजूद रहे। बाबा केदार की महिमा। केदारनाथ मंदिर 85 फुट की ऊंचाई है, 187 फीट लंबा है ये मंदिर। और इसके अलावा इस मंदिर की अगर महिमा का वर्णन करें, 80 फीट मंदिर की चौड़ाई है और 12 फीट मोटी केदारनाथ की दीवारें हैं। वहीं 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर यह मंदिर खड़ा हुआ है। आपदा में भी मंदिर की नींव नहीं हिली थी। कितनी बड़ी आपदा आई थी उत्तराखंड में, लेकिन इसके बावजूद मंदिर की नींव नहीं हिली। और महाभारत के पांडवों ने मंदिर बनवाया था। 8वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। वर्षों पुराना है ये मंदिर, जो पुरानी कहानियां करता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार द्वारा संरक्षित है। तो ये है बाबा केदारनाथ की कहानी। कर्नाटक के एक विशेष समुदाय से मंदिर के पुजारी जुड़े हुए हैं। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। इसके अलावा बाबा केदारनाथ के मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं जो पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर से जुड़े अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में होते हैं। ये भी एक खास विशेषताओं में शामिल है। तो पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था, यानी कि युगों पुरानी कहानी है इस मंदिर की। यूं ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं, बड़ा तांता लगता है। यहां तक कि इंतजार करते हैं लोग। सपना होता है लोगों का केदारनाथ धाम में पहुंचने का। और संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। अजय, आज देखिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। क्या खास नजारा आज देखने को मिला? अजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
चार तस्वीरें हैं आपके सामने। देखिए, जब बाबा केदार के कपाट खुले, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। और खास बात यह कि इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे, दर्शन के लिए पहुंचे थे। और शून्य तापमान पर भी किसी के कदम नहीं डगमगाए। आस्था का सैलाब जिस तरह से उमड़ा, क्योंकि कोरोना काल के कारण श्रद्धालु पहुंच नहीं पा रहे थे, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन अब तस्वीरें कुछ अलग ही हैं। अजय हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है आज केदारनाथ धाम की? क्या तस्वीरें आप बयां कर रहे हैं अजय? देखिए, आज चारों धामों में से तीसरे धाम यानी कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए। सुबह कपाट खुलने से पहले हल्की बारिश भी केदारनाथ धाम में हुई थी और उसके बाद से वहां का जो तापमान है वो शून्य से भी नीचे है। इसके बावजूद 10,000 से अधिक श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे कपाट खुलने के वक्त। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के वक्त मौजूद रहे। पहली पूजा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई, देश और प्रदेश की समृद्धि को लेकर के पहला जो रुद्राभिषेक हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ। भारी तादाद में पहली बार 2 साल के बाद इतने तीर्थयात्री पहुंचे। उन्होंने कपाट खुलने का साक्षी बने, वो गवाह बने। और तीर्थयात्रियों के अंदर, श्रद्धालुओं के अंदर एक भक्ति का जो भावना है, जो जोश है, वो देखते ही बन रहा था। क्योंकि इस दौरान इतनी ठंड वहां पर पड़ रही है, बावजूद इसके भारी संख्या में अगर तीर्थयात्री वहां पर पहुंचते हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी आस्था को कोई दिगा नहीं पाया। 2 साल के दौरान कोरोना काल में कई प्रतिबंध लगाए गए थे, अब सारे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। और पिछले दिनों हालांकि एक शासनादेश जरूर जारी किया गया था कि सभी धामों में निर्धारित संख्या में तीर्थयात्री आएंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि जितने भी संख्या में तीर्थयात्री जाना चाहते हैं, जिस धाम में जाना चाहते हैं। जानना चाहेंगे कि इस दौरान लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या महत्वपूर्ण की गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में, अब देखिए, जो संख्या सीमित की जा रही थी उसे भी अब पाबंदी को हटा लिया गया है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, वहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद पहले किया गया है और केवल केदारनाथ धाम ही नहीं बल्कि चारों धामों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सबको पता है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में अगर तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा होगी, कोई दिक्कत होगी, तो वो एक ऐसा गलत संदेश लेकर के यहाँ उत्तराखंड से जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। सुना कि पाबंदियां हटाई गई हैं, लोगों की संख्या अब सीमित नहीं है, लेकिन अब देखिए, खतरा यह भी है कि अगर संख्या सीमित नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, जनसैलाब उमड़ेगा और इससे खतरा कई तरह का हो सकता है।
और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इन दिनों गढ़वाल दौरे पर है। बता दें कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाबा केदारनाथ के धाम में कपाट खुलने के वक्त मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बाबा केदार के अलौकिक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी है। तो देश और प्रदेश की समृद्धि की उन्होंने कामना की। आपको बता दें कि करण माहरा ने केदारनाथ मार्ग पर सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में भी बातें की। उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के साथ साथ जहां सीएम धामी पहुंचे तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस मौके पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और सरकार की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए केदारनाथ धाम तक वो पहुंचे और कुछ इस तरह से सजा सबरा नजर आया केदारनाथ धाम। और गोलजीओ संदेश यात्रा का समापन हुआ है। समापन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी प्रदेशवासियों की खुशहाली की उन्होंने प्रार्थना की है। भक्तों के साथ प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया है। गोलजीओ संदेश यात्रा का समापन हुआ और इस दौरान सीएम धामी समापन समारोह में शामिल रहे। प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की उन्होंने। तस्वीरें आपके सामने। गोलजीओ संदेश यात्रा के समापन के बाद सीएम धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने जब पूजा की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। ये विशेष प्रकार की एक यात्रा होती है उत्तराखंड में, गोलजीओ संदेश यात्रा, जिसका आज समापन हुआ है। जिसमें गोलजीओ देवता की पूजा अर्चना होती है। तो न्याय के देवता जिन्हें कहा जाता है गोलजीओ, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो चंपावत से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन आज हो चुका है। 2 दिन पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई, भव्य स्वागत हुआ इस संदेश यात्रा की शुरुआत में, जहां जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। पहाड़ की सभ्यता, संस्कृति और धरोहर को बचाने के उद्देश्य से धरतीधर पिथौरागढ़ से शुरू हुई ये गोलजीओ यात्रा संदेश यात्रा के रूप में अलग अलग स्थानों पर पहुंची और इस दौरान सभी ने गोलजीओ महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। सजे सवरे लोग नजर आए पारंपरिक परिधान में। महिलाओं ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया।
और बीजेपी ने चंपावत उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की औपचारिक घोषणा की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अरुण सिंह ने की है। और उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को इस चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयी होना है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा चंपावत उपचुनाव के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और जिस प्रकार से हमने पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके सरकार बनाई है, उसी प्रकार से चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और सामने कोई प्रत्याशी टिकता दिख नहीं रहा है। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। और अब ये देखना है कि कांग्रेस कौन सा बड़ा चेहरा सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने उतारती है, किस चेहरे के नाम का ऐलान करती है, ये फिलहाल अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। जोत सिंह बिष्ट बीते उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा में आए थे और उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में उनका तिरस्कार हो रहा था। तो ये उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बार फिर से ये बड़ा झटका लगा। जोत सिंह बिष्ट ने भी दामन छोड़ दिया है कांग्रेस का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भीतरघात करने का आरोप लगाया है कुछ नेताओं पर। चुनाव के दौरान पार्टी के ही कुछ नेताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया था इससे पहले, और अब उन्होंने तिरस्कार का आरोप लगाते हुए पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इधर उत्तराखंड में उपचुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट का कांग्रेस का साथ छोड़ना पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। तो चंपावत की सीट पर उपचुनाव के लिए 31 मई को वोट डाले जाएंगे, नतीजे 3 जून को सामने आ जाएंगे। लेकिन जब कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही है कि सीएम धामी के खिलाफ किसे मैदान में उतारा जाए, उसी बीच जोत सिंह बिष्ट का साथ छोड़ देना अब एक और बड़ी सिरदर्दी है कांग्रेस के लिए। तो बिष्ट ने कहा कि पार्टी के रवैये से मेरा मन बहुत दुखी है और आज की तारीख से मेरा और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। यह भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वैचारिक रूप से जुड़कर काम किया, 40 साल तक अपनी सेवा दी, लेकिन अब पार्टी में वैसा विचार नहीं देख रहा, इसलिए अब कांग्रेस में नहीं रह सकता।
और उत्तराखंड में पशुओं के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भूसों की कीमतों में भारी उछाल हुआ है। भूसे की कीमतों में उछाल को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाहरी परिवहन पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि पशुओं के सूखे चारे के रूप में मुख्य रूप से गेहूं के भूसे का उपयोग किया जाता है और हर साल अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल की कटाई के बाद भूसे की काफी मात्रा में उपलब्धता होती है। और उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि हार के मिथक को तोड़ने के लिए नई तरह से तैयारी करनी होगी। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता संगठन की मजबूती के लिए काम करें। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि 2002 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव हार रही, जिसके चलते अब कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है। और बात अब कोरोना के मामलों के बारे में, क्योंकि कोरोना से अब छात्र धीरे धीरे कर संक्रमित होते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बंशीधर तिवारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने विद्यालय शिक्षा एक बार फिर सभी निजी स्कूलों के साथ ही सरकारी स्कूलों के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। और गढ़वाल के चारधाम यात्रा में नकली नोट बड़ी खेप में चलाने वाले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बता दें कि पुलिस ने यहां 200 के नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यिक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है। और प्राप्त जानकारी के मुताबिक देवप्रयाग के पास मुल्या गांव में पिछले मंगलवार को श्रीनगर की ओर जाते 4 लोग ने सिगरेट लेने के लिए एक दुकानदार को 200 का नोट दिया। साथ ही एक अन्य दुकानदार से भी कुछ सामान लेने पर भी 200 का नोट दिया। बुधवार शाम वापसी के समय भी इन्हीं 4 लोगों ने मुल्या गांव में सिगरेट लेने के लिए दुकानदार को फिर से 200 का नोट थमा दिया। और इस बीच दोनों दुकानदारों को इन नोटों को लेकर शक होने लगा, जिसके बाद दुकानदारों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। हल्द्वानी में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डकारने वाली फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी और उनसे अब तक ले गए राशन की रिकवरी करने की भी तैयारी की जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी राशन कार्ड लेने वालों और कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। कार्ड धारकों पर शिकंजा कसने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है और इसकी सूचना विभाग गोपनीय रखेगा। की लड़ाई मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में ये उसके अंतरात्मा ये बात निहित है और लगातार हम लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं। यदि हम नंदा गौरा योजना की बात करते हैं तो पैदा होने वाली बालिका को हम 11,000 रुपये देते हैं और ऐसा करने वाला स्टेट मात्र उत्तराखंड है। और उसके पढ़ने लिखने के लिए जो है 12वीं तक वो 12वीं करने के उपरांत में उच्च शिक्षा के लिए अगली कक्षा में एडमिशन लेने पर उसको 51,000 की धनराशि हम लोग दे रहे हैं। ये कोशिश है कि लैंगिक समानता आ सके। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी किट हम लोग दे रहे हैं कि हमारी माँ जो इन बच्चियों को पैदा करती है वह भी लक्ष्मी है, पैदा होने वाली भी लक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी किट की आखिरकार अभिभावकों को किसी प्रकार से ये बोझ ना महसूस होने पड़े कि लड़की पैदा हुई तो अब हमारे को ये सामग्री लेने में हमें तकलीफ है, वो सामग्री हमें लेने में तकलीफ है। एक पूरा किट जो है बच्चियों की आवश्यकताओं को लेकर और माँ की आवश्यकताओं को लेकर और पोषण को ध्यान में रखते हुए किट प्रॉपर उनका बनाया गया है और यह भी कोशिश है कि ये लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे सके। इसके साथ साथ में पोषण अभियान के तहत में
बच्चियों के लिए हों या अथवा बच्चों के लिए हो तो माँ के लिए हो, हम लोग लगातार अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, चूँकि अब आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं, हम लोग पोषण अभियान के तहत उनको दूध, केला, अंडा ये हम उनको लगातार दे रहे हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन उनको मिलता है। तो ये लगातार प्रयासरत है कि लैंगिक समानता हमारे यहाँ बढ़े। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जहाँ पर हम लोग 5,000 की धनराशि पैदा होने वाले बच्चे को देते हैं, तो यह भी अपने आप में समानता को लाने के लिए कोशिश है। और वर्तमान स्थिति में यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो लैंगिक समानता का आंकड़ा है वो अब पहले से बेहतर हुआ है। आज 1000 लड़कों के ऊपर 960 बालिकाएं हैं और जनपद नैनीताल ने इसमें प्रोग्रेस दिखाई है। जनपद के हमारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं और यहाँ के लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाने में जो है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।